साथियों नमस्कार। एडवांस जीएस के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मैं प्रदीप कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस समय चुनाव का माहौल है। चुनावी सरगर्मी जो है वो सबके सर पर चढ़ी हुई है। दोस्तों मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आप जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट चाहे किसको भी दीजिए, चाहे किसी को भी आप वोट दीजिए, लेकिन आप वोट जरूर दीजिए, क्योंकि आपके एक वोट से जो है वो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। तो फ्रेंड्स बस हमें इतना ही कहना था। अब आइए आगे देखते हैं। दोस्तों हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हमने ये देखा था कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो भागों में कंप्लीट होता है। एक को हमने एलिमेंट्री कैनाल कहा था, एलिमेंट्री कैनाल, और एक को हमने कहा था ग्लैंड। दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत हमने सबसे पहले बक्कल कैविटी की बात की थी, और इस बक्कल कैविटी के अंतर्गत बक्कल कैविटी, इसके अंतर्गत हमने ये बताया था कि इसमें हम जीभ का अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर दांत का अध्ययन करेंगे, फिर लार अर्थात सलाइवा का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने दांत को जो है अच्छे ढंग से पढ़ लिया। हमने ये देखा कि वयस्कों में जो है कुल 32 दांत होते हैं, जबकि पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं, जिनमें कि 20 दांत जो है वो 2 बार निकलते हैं और 12 दांत 1 बार निकलते हैं। इसका हमने डिटेल में अध्ययन पिछली क्लास में कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए इसके आगे देखते हैं। दोस्तों जीभ को हम सेंसिटिव ऑर्गन के अंतर्गत पढ़ेंगे। जब हम सेंसिटिव ऑर्गन का चैप्टर पढ़ने लगेंगे तो उसके अंतर्गत हम जीभ का भी अध्ययन करेंगे। आंख, नाक, कान, चेहरा, जितने भी हमारे सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। अब आइए हम आज देखते हैं लार को। लार अर्थात स्लाइवा जिसको कहते हैं, स्लाइवा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं, जैसे जब हम माउथ से खाना खाते हैं अर्थात मुंह से खाना खाते हैं तो वो सबसे पहले हमारा बक्कल कैविटी में जाता है। बक्कल कैविटी अर्थात जिसको मुख गुहा कहा जाता है। बक्कल कैविटी से खाना पच के जो है वो जाता है आपके ओसोफेगस में। ओसोफेगस से होते हुए ये आपका आमाशय में पहुंचता है। आमाशय के बाद ये आपकी छोटी आंत में जाता है खाना, जहां की विभिन्न एंजाइमों के द्वारा इस भोजन का पाचन किया जाता है। इस छोटी आंत के बाद खाना जो है आपकी बड़ी आंत में जाता है अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जो है वो पूरी तरह से पचा रहता है, और इस लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पानी अर्थात जल का अवशोषण होता है। इसके बाद आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपका इस रेक्टम में जमा होता है, और फिर अंत में जो है एनस के द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये रहा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा आउटलाइन। हमने आपको ये बताया था बक्कल कैविटी के अंतर्गत दांत को पढ़ लिया था मैंने। अब आइए देखते हैं स्लाइवा को। दोस्तों स्लाइवा अर्थात जिसको कि हम लार कहते हैं, लार। यहां पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इस लार का पीएच मान जो है वो आपका होता है 6.8, अर्थात ये अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय। दोस्तों अगर जैसे हम ये इसको पीएच का पैमाना मान लें तो पीएच के पैमाने में मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 9, इसके बाद आगे संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो 7 नंबर की संख्या होती है, 7 नंबर हमारा न्यूट्रल होता है। पीएच के मामले में न्यूट्रल होता है, अर्थात ये जो है ना तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है। और हमारा जो जल होता है, जल का पीएच मान जो है वो 7 होता है, और हमेशा याद रखिएगा 7 से कम होने पे वो द्रव जो है वो अम्लीय हो जाता है, जबकि 7 से ज्यादा होने पे, 7 से प्लस होने पे जो है द्रव आपका क्षारीय हो जाता है अर्थात बेसिक हो जाता है, जबकि अगर 7 से कम रहता है तो वो एसिडिक होता है अर्थात अम्लीय होता है। अब आइए इसके आगे देखते हैं। दोस्तों हमने ये देखा पीएच का मान 6.8 है, अर्थात ये हल्का अम्लीय होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा गया है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं एक वयस्क में एक दिन में करीब 1.5 लीटर स्लाइवा निकलता है।
दोस्तों ये जो स्लाइवा है अर्थात लार है, ये आपका निकलता है सलेवरी ग्लैंड अर्थात लार ग्रंथि से निकलता है, लार ग्रंथि। अब दोस्तों लार ग्रंथि जो है वो हमारे यहाँ बक्कल कैविटी के पास पाई जाती है, हमारे मुख गुहा के पास पाई जाती है। 3 इधर होती है, 3 इधर होती हैं, अर्थात ये कुल 6 होती हैं, 6 ग्रंथियां होती हैं। और इसको जो है 3 जोड़ी में भी, इसको 3 जोड़ी कहा जाता है या फिर 6 ग्रंथियां। जोड़ी इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये 3 प्रकार की जो है 2-2 ग्रंथियां जो है पाई जाती हैं, 3 इधर पाई जाती हैं और 3 इधर पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम जोड़ी में जो है देखते हैं कि 3 जोड़ी ग्रंथियां, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। दोस्तों आइए हम आगे देख लें फिगर में लार ग्रंथि कहां स्थित है। फ्रेंड्स अगर हम सलेवरी ग्लैंड की बात करें तो हमने बताया कि ये 3 जोड़ी होती है अर्थात 6 होती है। जैसे अगर ये मानव का मुख है, मान लीजिए ये आपका मानव का मुख है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है 3 जोड़ी पाई जाती है, अर्थात एक जो है यहाँ ऊपर पाई जाती है और 2 छोटी छोटी नीचे पाई जाती है। ये जो ऊपर वाली है इसको कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड। फ्रेंड्स ये पैरोटिड ग्लैंड जो है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, यहीं से हमारा लार अर्थात स्लाइवा निकलता है। और इसके नीचे 2 ग्लैंड और पाई जाती है जिसमें कि एक को कहते हैं सब मैंडिबुलर और एक होता है सबलिंगुअल। दोस्तों इन तीनों सलेवरी ग्लैंड का काम जो है वो लार को सिक्रेट करना होता है और ये जो है लार को मानव में सिक्रेट करते हैं और यहां से करीब 1.5 लीटर लार जो है वो पूरे दिन में एक वयस्क में निकलता है। दोस्तों एक चीज यहां और मैं बताना चाहूंगा, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है सांपों में यही 20 ग्रंथियां होती हैं। सांपों में ये पैरोटिड ग्लैंड वो 20 ग्रंथियों के रूप में विकसित होते हैं और यहीं से सांप जो है वो जहर अपना रिलीज करते हैं। जिस तरह से मानव में इस ग्लैंड से जो है वो लार निकलता है, उसी तरह से सांपों में इस ग्लैंड से जो है जहर निकलता है। अर्थात फ्रेंड्स सांपों की जो 20 ग्रंथियां होती हैं, यही 20 ग्रंथि मानव में जो है पैरोटिड ग्लैंड के रूप में विकसित होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में, तो इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका जो है सलेवरी ग्लैंड। और दोस्तों जो यहां से लार निकलता है, जो ये स्लाइवा, ये तीनों ग्लैंड रिलीज करती हैं स्लाइवा। इन स्लाइवा से जो है 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जो कि आपके भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। 4 प्रकार के एंजाइम यहां से रिलीज होते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से एंजाइम हैं। फ्रेंड्स इस स्लाइवा से जो है 4 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इसमें आपका सबसे पहला एंजाइम है वो है आपका लाइसोजाइम। लाइसोजाइम दोस्तों यह एंजाइम जो है भोजन में उपस्थित जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं या फिर जो भी हानिकारक चीजें होती हैं, उन सब चीजों को ये लाइसोजाइम जो है वो मार देता है। जितने भी कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सबको ये मार देता है। दोस्तों इसीलिए जो है बच्चों में स्लाइवा ज्यादा निकलता है, बच्चों में लार ज्यादा निकलता है, क्योंकि बच्चे जो है कुछ भी पाते हैं, उनके हाथ में जो भी आता है, चाहे पेन आ जाए, पेंसिल आ जाए या फिर कंकड़ पत्थर कुछ भी आ जाए, तो वो जो है उनके हाथ में जो भी आएगा वो सीधा उनके मुंह में जाता है। तो दोस्तों बच्चों में लार इसीलिए ज्यादा निकलता है क्योंकि लार में जो है लाइसोजाइम पाया जाता है। तो वो जो है कुछ भी खाते हैं बच्चे, तो वो उस बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है आपका लाइसोजाइम। इसके बाद दोस्तों एक एंजाइम पाया जाता है आपका डाइजेस्ट। एक है डाइजेस्ट और एक होता है आपका टाइलिन। दोस्तों ये दोनों एंजाइम जो है वो आपका वसा का मंड का पाचन करते हैं। मंड अर्थात स्टार्च का पाचन करते हैं। दोस्तों अब आप पूछेंगे स्टार्च या मंड क्या होता है, तो दोस्तों आटे से जो चोकर निकलता है वही होता है आपका स्टार्च, या फिर जितने भी अनाज पाए जाते हैं, अनाज के ऊपरी परत जो होता है वो आपका स्टार्च होता है।
और ये जो है आपके भोजन में बहुत ही सहायक होता है, भोजन के पाचन में ये सहायक होता है। तो इसीलिए जो है आटे की रोटी जब भी बनानी चाहिए उसको बगैर चाले बनाना चाहिए, ताकि उसमें स्टार्च की मात्रा, मंड की मात्रा जो है सफिशियंट रहे और भोजन का पाचन जो है वो आसानी से हो सके। तो दोस्तों ये डाइजेस्ट और टाइलिन एंजाइम जो है वो मंड का पाचन करता है, और ये मंड जो है वो पूरे भोजन के पाचन में सहायक होता है। दोस्तों एक एंजाइम यहां से और निकलता है आपके स्लाइवा से, वो है आपका म्यूलिन। दोस्तों ये म्यूलिन एंजाइम जो है वो भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करता है। जैसे कि अगर हमने रोटी को खाया तो उसको जब मुंह में कूंचते रहते हैं तो कुछ समय बाद वो चिपचिपा हो जाता है। तो चिपचिपा जो है वो म्यूलिन की वजह से होता है, और चिपचिपा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब वो चिपचिपा हो जाएगा तो गले से जो है ओसोफेगस से होते हुए वो स्टमक तक जाएगा। इसलिए म्यूलिन की व्यवस्था की गई है कि म्यूलिन जो है वो हम कुछ भी खाते हैं वो चिपचिपा बना देता है, ताकि आसानी से ओसोफेगस अर्थात ग्रास नली से होते हुए वो हमारे स्टमक में भोजन, यहां से होते हुए वो हमारे स्टमक में भोजन जो है आसानी से उतर जाए। इसलिए म्यूलिन की व्यवस्था की गई है। तो हमने ये देखा कि स्लाइवा में जो है 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये आपके क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। लाइसोजाइम का काम है कि भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करना। डाइजेस्ट और टाइलिन जो है वो स्टार्च अर्थात मंड का पाचन करते हैं, और म्यूलिन जो है वो भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे कि ओसोफेगस से होते हुए भोजन स्टमक तक आसानी से उतर जाए। तो आइए फ्रेंड, अब भोजन जो है यहां पे आ गया है। अब आइए इसके आगे देखते हैं ओसोफेगस को। तो फ्रेंड्स अगला पार्ट है आपका ओसोफेगस। ओसोफेगस दोस्तों ये शरीर का, इसको ग्रास नली कहते हैं हिंदी में। ये शरीर का अर्थात पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा पार्ट है जहां पर भोजन का पाचन नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है और आपका यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है कि शरीर का वह कौन सा अंग है जहां पे भोजन का पाचन नहीं होता है। इस ओसोफेगस में जो है किसी भी प्रकार का एंजाइम रिलीज नहीं होता है और यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है। आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे एक क्रिया होती है क्रमानुकुंचन की। क्रमानुकुंचन दोस्तों, क्रमानुकुंचन वह क्रिया होती है जैसे जब हम खाना खाते हैं तो वो धड़ाक से स्टमक में थोड़ी चला जाता है, वो धीरे धीरे जो है ऐसे सरक सरक के वो भोजन आपके स्टमक में जाता है। तो वही जो धीरे धीरे इस तरह से सरक सरक के भोजन जाता है, इसी को कहते हैं दोस्तों क्रमानुकुंचन। तो यहाँ पे ओसोफेगस में जो है क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है, और यहाँ जो है किसी भी प्रकार का एंजाइम रिलीज नहीं होता है, और यहाँ पे भोजन का किसी भी प्रकार से पाचन नहीं होता है। अब आइए देखते हैं स्टमक। दोस्तों हम आपको क्रम से बताते चल रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। आप जो है इस फिगर को देखेंगे और जो ये क्लास बताई जा रही है इसको आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूं कि यहां से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आइए देखते हैं इसके आगे स्टमक अर्थात आमाशय को। दोस्तों जब क्रमानुकुंचन की क्रिया के बाद जो है हमारा भोजन इस स्टमक में आता है तो स्टमक हमारा 3 भागों में डिवाइड होता है। स्टमक जो है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला भाग होता है आपका कार्डियक। ये वाला भाग दोस्तों आपका कार्डियक है। ये आप इस फिगर में देखिए, ये भाग आपका कार्डियक है। दोस्तों यहां से जो है HCl निकलता है। HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि भोजन को एसिडिक बना देता है, अर्थात ये भोजन को अम्लीय बना देता है। और ये HCl जो है भोजन में आए हुए जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सबको पूरी तरह से गला के एकदम खत्म कर देता है। अब आप कहेंगे कि स्लाइवरी ग्लैंड से जो निकला था लाइसोजाइम, उसने भी तो कीटाणुओं को मारा, तो आखिर बच कहां से गया?
तो दोस्तों कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो लाइसोजाइम से नहीं मर पाते हैं, कुछ जो है शक्तिशाली होते हैं, लाइसोजाइम से नहीं मर पाते हैं, तो उनको जो है मारने की व्यवस्था यहाँ कार्डियक में होती है। यहाँ निकलता है आपका HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि भोजन के साथ कितने भी भयंकर से भयंकर बैक्टीरिया आ जाए वो इसको मार के खत्म कर देता है। इसीलिए जो है जब हम कोरोना पीरियड में थे तो डॉक्टर हमको सलाह देते थे कि भैया काढ़ा पीजिए खूब, क्योंकि जब हम काढ़ा पियेंगे तो वो जो कोरोना का बैक्टीरिया हमारे गले में चिपका हुआ है वो अगर पेट में चला गया, यहाँ स्टमक में आ गया, तो चाहे कोरोना आए चाहे उसका कुछ भी आए, कितना भी उसका एडवांस वर्जन आ जाए, वो HCl सब गला के यहाँ पे खत्म कर देता है। तो यहाँ हमने बताया कि कार्डियक से HCl निकलता है, HCl रिलीज होता है जो कि भोजन को एसिडिक बना देता है। दोस्तों जब कभी इस HCl की मात्रा खाने में ज्यादा हो जाती है, अर्थात पेट में ज्यादा हो जाती है, तो हमें जो है एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी। और इस एसिडिटी को शांत करने के लिए, एसिड को शांत करने के लिए हमें बेस पीना पड़ता है। और जो आपका इनो आता है मार्केट में, इनो दोस्तों वो बेस होता है, अर्थात ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये इनो जो है वो बेस होता है। तो जहां पर भी एसिड है, अगर वहां हम बेस को मिला देंगे तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसीलिए जो है हम इनो को पीते हैं एसिडिटी होने पे। दोस्तों एक बात और, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे HCl निकलता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक होता है कि अगर उसको हाथ पे गिरा दिया जाए तो हमारी स्किन जल जाती है, लेकिन फिर भी जो है इस आमाशय की जो आंतरिक दीवार होती है वो दीवार उस HCl के प्रभाव से बची रहती है, क्योंकि इस दीवार के चारों तरफ जो है, पूरे आमाशय के दीवारों के चारों तरफ एक म्यूकोसा नाम की परत होती है। कौन सी परत? म्यूकोसा। म्यूकोसा नाम की परत जो है वो बेस को हमेशा रिलीज करती रहती है, अर्थात क्षार को रिलीज करती रहती है, जो कि इस पूरे स्टमक में जो एसिडिक प्रभाव होता है उस एसिडिक प्रभाव को यह म्यूकोसा नाम की परत खत्म करती है। इसलिए जो है हमारे पेट की आंतरिक दीवारों को HCl से नुकसान नहीं होता है। दोस्तों इसके बाद इस आमाशय का दूसरा भाग जो है वो कहलाता है आपका फंडिक। अब आइए देखते हैं फंडिक के बारे में। फ्रेंड्स हमने बताया कि स्टमक की जो पहली परत है, अर्थात पहला भाग है, उसको हम कार्डियक कहते हैं, और जो दूसरा भाग है वो है आपका फंडिक। दोस्तों ये फंडिक जो है, फंडिक में जो हमारा भोजन होता है वो लगभग 4 घंटे तक यहाँ पे भोजन रुकता है। यहाँ पे जो भोजन हम खाए रहते हैं वो भोजन करीब 4 घंटे तक, यहाँ पे 4 घंटे तक भोजन रुकता है। और यहाँ पे एक कांटे नुमा इस तरह से संरचना पाई जाती है, ऐसे, उसको हम कहते हैं रुगी। इस संरचना को हम रुगी कहते हैं, और यही संरचना जो है इस भोजन को 4 घंटे तक रोक के रखने में मदद करता है, ताकि भोजन का पाचन अच्छे से हो जाए। दोस्तों बस केवल इसका इतना ही काम होता है फंडिक का, ये 4 घंटे तक भोजन को आमाशय में रोक के रखती है। इसके बाद आपका तीसरा भाग जो है वो है आपका पाइलोरिक। पाइलोरिक ये भाग दोस्तों होता है आपका पाइलोरिक, ये तीसरा वाला भाग, ये है आपका पाइलोरिक। दोस्तों इस पाइलोरिक में जो है वो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। दोस्तों इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है 2 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इस जठर ग्रंथि से जो है एक आपका निकलता है रेनिन, रेनिन इसको याद रखिएगा, जो कि दूध से दही बनाने का काम करता है, अर्थात दूध का पाचन करता है। दूध में उपस्थित जो केसीन नाम की प्रोटीन होती है उसका पाचन रेनिन करता है। इसको आप याद रखिएगा, दूध में जो है वो केसीन प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है
केसीन प्रोटीन होता है और इस केसीन प्रोटीन का पाचन आपका रेनिन करता है, जो कि आपके जठर ग्रंथि अर्थात गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। इसके बाद आपका दूसरा जो निकलता है वो है आपका पेप्सिन। पेप्सिन दोस्तों, ये पेप्सिन एंजाइम जो है वो भोजन के साथ आए हुए जो प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन का पाचन जो है आपका पेप्सिन करता है। प्रोटीन का पाचन दोस्तों, प्रोटीन का पाचन रेनिन भी करता है, लेकिन रेनिन जो है उस प्रोटीन का पाचन करता है जो दूध में पाई जाती है, और दूध में आपका केसीन प्रोटीन पाया जाता है जिसका पाचन रेनिन करता है। जबकि जो हम भोजन लेते हैं जैसे दाल हो गया, रोटी हो गया, उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसका पाचन आपका पेप्सिन करता है। जब अगर ये कभी काम नहीं करता है तो हमें जो है गैस्ट्रिक नामक बीमारी हो जाती है। दोस्तों, ये बीमारी जिसको हो जाती है उसका पाचन तंत्र जो है वो सही से काम नहीं करता है। तो दोस्तों, ये हो गया जो है आपका पूरा स्टमक। तो फ्रेंड्स, इस स्टमक में जो है खाने का पूरी तरह से पाचन होने के बाद ये खाना जो है अब स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत में उतरने के लिए तैयार है। अब खाने का पाचन जो है कुछ इस छोटी आंत में होगा, उसके बाद फिर बड़ी आंत में होगा। तो दोस्तों, इस भोजन को हम छोटी आंत में जो है अगली क्लास में प्रवेश करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, इस चैनल को, अगर इस चैनल से जो है आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि ये नॉलेज जो है सब तक पहुंच सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।